आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 14 जून बुधवार, यह पॉडकास्ट आज का दिन। मैं हूं खुशबू कुमार। बीजेपी ने मणिपुर में चुनाव जीतने के लिए क्या मिलिटेंट ग्रुप, किसी उग्रवादी संगठन की मदद ली? इस दावे के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या इस दावे से मैतेई और कुकी के बीच जो संघर्ष को थामने के लिए बातचीत चल रही है उस पर असर पड़ेगा? सबसे पहले आज पॉडकास्ट में इसी की बात करेंगे। वर्ल्ड डोनर्स डे है आज। इसी मकसद के लिए 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले किरण वर्मा सुबह आज बातचीत करेंगे, ये जानने समझने के लिए कि भारत में ब्लड डोनेशन को लेकर कितनी जागरूकता है और उन्होंने अवेयरनेस ड्राइव के दौरान क्या समझा पूछा। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में W20 समिट की शुरुआत, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर बैठे किसानों का धरना खत्म, हरियाणा सरकार ने मानी किसानों की मांगें। बिपरजॉय से पहले गुजरात मुंबई के तटीय इलाके में आंधी बारिश, 7 की मौत। 60 साल में गुजरात तट से टकराने वाला ये तीसरा तूफान। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। ईडी की हिरासत में तमिलनाडु के बिजली मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके घर पर चल रही थी छापेमारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, मणिपुर हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट सौंपेंगे। हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बेटे का बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा, 18 जून को पार्टी ने बुलाई बैठक। और सीक्रेट सरकारी डॉक्यूमेंट रखने के मामले में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया निर्दोष, हुए रिहा। बात इधर नॉर्थ इंडिया में थोड़ी कम हो रही हो, लेकिन मणिपुर में पिछले महीने से शुरू हुई हिंसा अब तक थमी नहीं है। राज्य के बहुतायत हिंदू मैतेई और बहुतायत ईसाई कुकी समुदायों के बीच हो रही झड़पों में अब तक 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 53,000 से अधिक को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मैतेई समूहों का कहना है कि कुकी विद्रोही हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं कुकी समुदाय इसके उलट दूसरी कहानी कह रहे हैं। कुकी संगठनों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के दौरान जो मांगे उनके सामने रखी गई थी उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। असम के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नीडा के कन्वीनर हिमंत बिस्वा शर्मा वे समाधान और सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। आज मणिपुर के चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों का दौरा वो कर सकते हैं। कुकी मिलिटेंट ग्रुप ने भी उन पर भरोसा जताया है कि वो इस संघर्ष का एक सल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। शांति बहाली की कोशिशों में बीच कल मीडिया में छपी एक चिट्ठी ने हड़कंप मचा दिया। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुकी विद्रोही संगठन के नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2019 में एक खत लिखा था। इसमें दावा किया गया कि बीजेपी के 2 नेताओं हिमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कुकी संगठनों की मदद ली थी। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव तब पूर्वोत्तर राज्यों में एक्टिव थे। अब ये जुडिशियल मामले की वजह से पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है। एनआईए कोर्ट में यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट यानी UKLF के अध्यक्ष SS हाहोकिप की ओर से दायर एक एफिडेविट के हवाले से ये जानकारी आई है, जिस कुकी मिलिटेंट ग्रुप ने ये कहा है कि बीजेपी ने उनकी मदद ली। वे कौन है, ऐसा कहने के पीछे उनकी वजह क्या है, पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में डेप्यूटी एडिटर कौशिक डेका से। ये 2019 में लिखा गया चिट्ठी है और ये एक UKLF करके कुकी मिलिटेंट आउटफिट है जो पहले एक सेपरेट कुकी स्टेट के लिए लड़ रहे थे भारत राष्ट्रतंत्र के खिलाफ। तो इनके जो चेयरमैन है, हेड है, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को ये चिट्ठी लिखा था 2019 में। इस चिट्ठी में ये जिक्र किया गया है कि उनको एक आर्म्स परचेज केस में, इलीगल वेपन खरीदने के एक केस में वो आरोपी है और अमित शाह जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने एक तरह से सरकार की मदद की थी इस केस में, आर्म्स रिकवरी में, तो उन पे आरोप ना लगाया जाए। ये गुहार इस बात का है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2018 में एक कांग्रेस के MLA था वहां पे, उनको गिरफ्तार किया गया था इस आरोप में कि मणिपुर के पुलिस जो आर्मरी है वहां से कुछ आर्म्स चुराए गए थे और इनमें से 10 पिस्तौल, ये जो SS हाउकिप है, ये चेयरमैन जिस मिलिटेंट लीडर ने ये चिट्ठी लिखा है, उन्होंने 10 पिस्तौल
उस एमएलए से, जो साइकिल करके एक जगह है वहां के एमएलए है, कांग्रेस का नेता था, उनसे खरीदा था। तो जब एमएलए अरेस्ट हो गए, ये उग्रवादी नेता का ये कहना है कि मुझे जब पता चला कि ये आर्म्स चुराए गए हैं तो मैंने ये आर्म्स वापस कर दिए थे सरकार को। लेकिन कुछ दिन बाद एनआईए के कुछ एजेंट्स आके उनके घर में वही आर्म्स प्लान करके उनको इस केस में फंसाया गया था, जिस वक्त वो घर में मौजूद नहीं था। तो इस बात के जिक्र करते हुए, क्योंकि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है और मैंने बीजेपी को पहले मदद किया है, किस तरह का मदद किया है कि राम माधव जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ एक एग्रीमेंट होने के बाद हमने, हमारे ग्रुप ने बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताने में मदद किया था। तो उस मदद को याद रखते हुए, और क्योंकि मैंने वो आर्म्स रिटर्न कर दिया था और एक मीटिंग हुआ था जिसमें मणिपुर के डीजीपी था, एनआईए के ऑफिशियल्स थे और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स थे और यूकेएलएफ के उग्रवादी संगठन के मेंबर्स भी थे, ये तय हुआ था कि क्योंकि आर्म्स वापस कर दिया गया है और इन्होंने पहले बीजेपी को मदद किया है, इसलिए यूकेएलएफ के हेड जिन्होंने आर्म्स खरीदा था उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगाया नहीं जाएगा। बावजूद इसके आरोप लगाया गया है और इस बात की गुहार वो अमित शाह जी से लगा रहे थे। एक सवाल था, कहा जा रहा है कि उस समय ये संगठन सू यानी सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन में था। ये क्या स्थिति थी और जो हालिया संघर्ष है राज्य में कुकी बनाम मैतेई की जातीय हिंसा का, उसमें भी इनका क्या कोई रोल है? 2008 में लगभग 25 कुकी संगठन, जो उग्रवादी संगठन है, मिलिटेंट आउटफिट है, उनके साथ भारत सरकार ने, मणिपुर सरकार ने एक ट्राइपार्टिट त्रिपक्षीय एक समझौता किया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी संगठन के कैडर्स है, ये लोग एक कैंप में, डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहेंगे। इनके जितने भी आर्म्स है वो अंडर डबल लॉक एंड की, एक चाबी सरकार के पास होंगे, एक चाबी ये आर्म फोर्सेस के साथ में होंगे, लॉक एंड की में रहेंगे। कुछ सामान्य आर्म्स प्रोटेक्शन के लिए उनके पास रहेंगे और सारे कैडर्स एक डेजिग्नेटेड कैंप पे रहेंगे, जिनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और जो मेंटेनेंस है कैंप के मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा पानी सरकार देंगे। ये 1 साल के लिए पहले होता है ताकि इस बीच डायलॉग चलता रहे, दोनों पक्ष में बातचीत चलता रहे और जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा ये। तो 2008 से लेके अब तक वो हर साल रिन्यू होता है वो एग्रीमेंट, और सरकार एक तरह से इन उग्रवादी कैडर्स को, जो आर्म्स गरिल्लाज है, इनको पाल पोस रहे हैं कैंप में। और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के तरफ, आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस और ये जो मिलिटेंट आउटफिट्स है, दोनों ही ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक दूसरे के खिलाफ कोई भी आर्म्ड ऑपरेशंस नहीं करेंगे। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का सही मतलब यही है। और इस दौरान कैडर्स है वो भारत के प्रभुत्व को मानेंगे, सोवरेनिटी को मानेंगे। ये उनका जो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर है। इस तरह से कम जैसे मैंने कहा 25 संगठन ऐसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस में है। अब मणिपुर में जो अभी वायलेंस हो रहा है, इसमें बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं, खासतौर से मेइतेई संगठन, कि ये जो सू में है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस में है उग्रवादी, कुकी उग्रवादी, ये लोग मेइतेई के खिलाफ वायलेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनकी कोई पुष्टि है नहीं, सरकारी पुष्टि है नहीं, ये एक आरोप है। और मिलिटेंट ग्रुप से मदद के बाद इसको नॉर्थ ईस्ट में किस तरह लिया जाता है? क्या वहाँ के लिए भी ये चौंकाने वाला है? नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव में मिलिटेंट आउटफिट के पार्टिसिपेशन और उनके डिक्टेट या उनके इन्फ्लुएंस कोई नई बात नहीं है। हर स्टेट में जो मिलिटेंट आउटफिट है वो ड्यूरिंग इलेक्शंस वो इन्फ्लुएंस करते हैं, अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सत्ता में है कौन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज इनके मदद मांगते हैं और इनके पुराने आरोप भी है बहुत सारे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, पहली दफा ऐसे चिट्ठी में जिक्र किया गया है और कोर्ट एफिडेविट में इस बात को लिखित तौर पे सबमिट किया गया है।
कौशिक जी, आप हेमंत विश्व शर्मा की राजनीति को जानते समझते हैं। क्या इस दावे से बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए मिलिटेंट ग्रुप यानी उग्रवादियों की मदद ली? इससे क्या मणिपुर में जो शांति बहाली की बातचीत चल रही है उस पर फर्क पड़ेगा? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बातचीत सिर्फ एक स्टोरी पे या किसी आरोप पे टिकते नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमने स्टोरी किया ऐसा नहीं है। ये कोर्ट में दाखिल किया गया एक पीआईएल के पार्ट है, तो ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये कोई अलग से एक्सपोज नहीं हो गया। और हिमंत बिस्वा शर्मा के जो निगोशिएशन स्किल है, उनको काफी लोग भरोसा करते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कि वो एक समाधान की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि असम में उल्फा है, उल्फा के चेयरमैन ने भी कहा है कि उनको भी भरोसा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा एक समाधान निकालने की तरफ आगे ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे संगठन ने इससे पहले कहा है। तो अभी जो बातचीत है, मुझे नहीं लगता एक स्टोरी से वो बातचीत में कुछ ज्यादा अंतर पड़ेगा, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा, जैसे मैं जानता हूँ एज ए पॉलिटिशियन, वो एक दो स्टोरी के प्रभाव से अपने डिसीजंस नहीं बदलते हैं। और ये ऑफिशियली तो कल मिलेंगे या इससे 2 दिन पहले मिले हैं, सॉरी आज मिलेंगे, लेकिन बैक चैनल कम्युनिकेशन तो चल ही रहे हैं। तो जो भी निर्णय होगा या जो भी समाधान आएगा, मणिपुर सरकार, केंद्र सरकार और कुकी संगठन, मेते संगठन, सबके सहमति से ही आना पड़ेगा। सिर्फ एक हिमंत बिस्वा शर्मा और कुकी संगठन के बातचीत से नहीं होगा। ये तो एक पहलू है। सभी स्टेक होल्डर्स अगर सेम पेज पे नहीं होंगे तो स्थायी समाधान तो असंभव ही है, लेकिन टेम्पररी समाधान होना भी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक डेका। एसएस हाउकिप के दावों को राम माधव ने खारिज किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कई लोग हमसे मिलते हैं, हालांकि उन्हें इस व्यक्ति या किसी उग्रवादी संगठन के नेताओं से मुलाकात की बात याद नहीं है। माधव ने कहा कि ऐसे में उनसे मदद लेने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपने कार्यकर्ताओं और जनता के समर्थन के बल पर चुनाव जीतते हैं। रक्तदान है महादान, ये पढ़ते सुनते हुए हम बड़े हुए। ब्लड डोनेट करने को सबसे बड़ा दान कहा गया, क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती थी। वैश्विक स्तर पर ब्लड डोनेशन, रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। मकसद इसका होता है सुरक्षित रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और डोनर्स के प्रति आभार जताना। तो आज वर्ल्ड डोनर्स डे पर इसकी अहमियत समझने के लिए हमने फ़ोन मिलाया किरण वर्मा को। वो रक्तदान में बढ़ोतरी के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। 12 राज्य, 169 जिले पूरे हो चुके, 2 देशों से होकर गुजरे हैं। अब तक उनकी प्रेरणा पर 22,000 लोगों ने रक्तदान किया। वो ऐसे गाँवों तक गए हैं जहाँ किसी ने रक्तदान को लेकर कोई बात कभी नहीं सुनी। हमने उनसे ही पूछा कि उन्हें क्यों एक लंबी यात्रा पर निकलना पड़ा, भारत में ब्लड डोनेशन और उसकी ज़रूरत को लेकर क्या स्थिति है अभी फिलहाल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ तो देश के अंदर 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की जरूरत होती है साल में। और अगर आप देखें, जो कलेक्ट हो पाता है वो सिर्फ 10 से 11 मिलियन ब्लड यूनिट कलेक्ट हो पाता है। तो 4 से 5 मिलियन लोग अगर और जागरूक हो जाए और ब्लड डोनेट करने लगे तो देश की सारी ब्लड से रिलेटेड समस्या खत्म हो जाएंगी। मेरा ये वॉक पे चलने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम एक दिन ब्लड डोनेशन डे ना मना के हर दिन को ब्लड डोनेशन डे बनाएं, और हर दिन कुछ कुछ लोग जाके भी अगर ब्लड डोनेट करते हैं अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने एरियाओं में, अपनी अपनी सीमाओं में, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई भी ब्लड की वजह से नहीं मरेगा। अगर हम सिर्फ देखें तो देश की 0.33% पॉपुलेशन और चाहिए। अगर ब्लड डोनेशन करने वो आ गया है तो देश में किसी की भी मौत ब्लड की कमी की वजह से नहीं होगी। किरण जी, कोई वाकया जो आपको ध्यान आता हो इस यात्रा के दौरान का, जहां ब्लड डोनेशन को लेकर एक जागरूकता बनी और वो आपके जहन में भी रह गया? तो मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहूंगा। सिलवासा, जो दादर नागर हवेली हमारी यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी के अंदर आदिवासी कबीले रहते हैं, वारली कम्युनिटी के। मैं उस कम्युनिटी में गया और लास्ट ईयर जब मैं इन्हीं दिनों में था वहां पर, तो तब मैं वहां मुलाकात हुई और वहां काफी मैं एक रात रुका भी वहां और काफी लोगों से मुलाकात हुई। पता चला कि वहां पर 16-17 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर कभी भी किसी ने ब्लड डोनेट नहीं किया। और मेरी जब वहां बात हुई उनसे, लोगों से जब मैंने वार्तालाप की, तब पता चला कि वहां पर
किसी ने भी इतिहास में ब्लड नहीं दिया था, क्योंकि उनके दिमाग में छोटे छोटे मिथ थे, थोड़े थोड़े मिसकंसेप्शन थी। और जब मैंने उनको साफ किया तो मंगलवार को मैं वहां पर था, और अगले संडे को वहां पर 3 बच्चों ने मुझे कॉल करके बोला कि हमने पहली बार अपनी जिंदगी में ब्लड दिया है। और मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल बात थी कि पहली बार किसी एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, सिर्फ मेरे आह्वान पे या मेरे कहने भर से या मेरे समझाने भर से। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस भी थी और मोटिवेशनल फैक्टर भी था। और इसी तरीके के सौयों वाकया है जहां अलग अलग जगह मुझे पता चला कि किस तरीके से एक वॉक की वजह से लोग आगे आते हैं इस कॉज का हिस्सा बनने। और एक आखिरी सवाल, पढ़ने को ये मिलता है कि ब्लड डोनेशन न सिर्फ किसी और की जान बचा सकता है, साथ ही ये हमारे आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये किस तरह, और इसके मद्देनज़र आपकी कोई अपील? देखिए, ब्लड डोनेशन बहुत ही साफ सुथरी और हेल्दी, स्वस्थ एक प्रक्रिया होती है। इसके अंदर आपको कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसे चांसेस होने के बहुत ही कम होते हैं। दुनिया में आज इंडिया कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ रेगुलर ब्लड डोनेशन करें तो हम इस जो पायदान से नीचे खिसक सकते हैं, जो देश के लिए और लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक भी होगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। तो आप ब्लड डोनेट इसलिए ना करें कि किसी की जान बचानी है, बल्कि इसलिए भी करें कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण वर्मा। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के अखबार सेगमेंट का। मेरे साथ सूरज कुमार मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। जिस खबर से आज की शुरुआत करेंगे वो खबर 21 साल पुरानी है। 21 साल पहले गुजरात में दंगे हुए थे। एक बेकरी शॉप में आग लगाई गई थी, 14 लोग मारे गए थे, 21 लोगों को हिरासत में लिया गया, उन पर ट्रायल चला। 2010 तक 17 लोगों को छोड़ दिया गया, 4 बचे। 2012 में मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास दे दिया 4 लोगों को। मगर 2019 में सेकंड ट्रायल होता है और 10 वर्कर्स जो हैं इंक्लूडिंग बेकरी वर्कर्स गायब हो जाते हैं। इसके बाद नवंबर 2022 में मुंबई सेशन कोर्ट ट्रायल कंक्लूड करता है और कल ये फैसला आता है कि 2 लोग, गोहिल और सोलंकी, इन दोनों को बरी किया जाए। और खुशबू, ये दोनों जो हैं ये अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट केस में भी आरोपी हैं। मर्डर के चार्जेस फेस कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के चार्जेस फेस कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज फेस कर रहे हैं और अब ये बाहर हो गए हैं। 2 लोग जो और जेल में थे, इनके अलावा उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। अब हम आते हैं नवभारत टाइम्स पर। IMD एक संस्था है, आसान भाषा में समझे तो भारतीय मौसम विभाग। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि बिपरजॉय तबाही मचा सकता है। 21,000 लोगों को सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया गया है। गुजरात की बात हम कर रहे हैं और स्थिति अब बेकाबू होने वाली है। 15 जून की शाम को तट से टकराने की इसकी संभावना है। क्या ये सबसे लंबा तूफान? एक सवाल भी है जो अखबार में है। तो IMD के मुताबिक गर्म समुद्र तूफान को ताकत दे रहा है, इसी से ये इतने समय तक बना हुआ है। ये अरब सागर में सबसे लंबा तूफान हो सकता है। इसकी लाइफ 8 दिन तक हो सकती है। मणिपुर में गोलीबारी हुई है, 9 लोग घायल हैं। नवभारत टाइम्स पर खबर है, किसान मान गए हैं MSP को लेकर जो उन्होंने धरना दिया था जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर सूरजमुखी पर MSP को लेकर। अब सरकार से बात के बाद वो उठ गए हैं। किसानों ने कहा कि उनकी 2 मांगे हैं। पहला ये कि किसानों की रिहाई जिनको गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा सूरजमुखी पर MSP। फिर देर रात BKU नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन के उचित दाम दिलाने के आश्वासन पर आंदोलन खत्म हुआ है। तो सरकार ने ये मान लिया है। इसके अलावा बिहार से खबर है। बिहार में महागठबंधन को झटका लगा है क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे ने मंत्री पद छोड़ दिया है और जदयू को बुरा भला कहते हुए छोड़ा है। पायनियर अखबार की खबर देखें तो कनाडा में भारतीय छात्रों को राहत, निर्दोष साबित हुए तो निर्वासन नहीं होगा। ट्रूडो सरकार ने कहा है कि पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और बख्शा तो ट्विटर को भी नहीं जा रहा था, ऐसा जैक डॉर्सी ने दावा किया है, जो ट्विटर के पूर्व CEO थे। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी क्योंकि ट्विटर के जरिए सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई, सरकार पर दबाव बनाया गया, उनका क्रिटिसिज्म किया गया और इसी कारण सरकार ने ट्विटर बंद करने की बात कही थी। लेकिन सरकार ने भी इसका जवाब दिया है और वो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में देखने को मिलता है। ट्विटर के जो ये पूर्व CEO कह रहे हैं ये सरासर गलत है। सरकार का ये कहना है कि अंडर
जैक डॉर्सी जो भारतीय इंडियन लॉ है 2020 से 22 तक, उसको कंप्लीटली वायलेट करता रहा है ट्विटर। हमने उन्हें लगातार नोटिस भेजे, इस कारण नहीं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस कारण क्योंकि आप इंडियन लॉ जो है उसे वायलेट कर रहे हैं। सूरज, मैं द पायनियर अखबार पर मणिपुर से जुड़ी खबर पढ़ रही थी। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो 51 मेंबर्स की पीस पैनल बनाई गई थी, शांति समिति बनाई गई थी, उससे जो कुकी समुदाय है वो नाखुश है, वो नाराज़ है और उनकी आपत्ति इस बात पर है कि इस पैनल में उनका नाम शामिल करने से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई। दूसरा ये कि उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता वाले इस पैनल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को शामिल करने पर भी आपत्ति जताई है। हालांकि मैतेई समुदायों के सदस्यों ने शांति समिति के इस गठन का स्वागत किया है। जी खुशबू, और अगर आप सरकारी दफ्तर में अगर हमारे कोई लिसनर्स काम करते हैं तो उनके लिए ना एक नया ब्रेक आने वाला है। ब्रेक क्या होगा? वो योग ब्रेक होगा, ताकि आप लगातार काम करके थक जाएं तो अपनी कुर्सी पर ही किसी तरह का योगा कर लें, और उसको वाई ब्रेक के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने इसे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ इसे लागू करने की बात कही है, और ये काम के बीच में आपको मिलेगा ताकि आप रिलैक्स हो सकें। जनसत्ता में खबर है कि बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बल तैनात होंगे। हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी करके उन्हें बहाल किया है। पीठ ने यह कहा कि समय बढ़ाने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को करना है और वो इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के बंगाल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने केंद्र से ये अपील की थी कि केंद्रीय बल तैनात हो बंगाल पंचायत चुनाव में, क्योंकि अभी हाल ही में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की, कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई। और नीट यूजी का कल रिजल्ट जारी हो गया। तमिलनाडु के प्रवंजन और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण टॉपर रहे। दोनों के 99.99 परसेंटाइल है। और हिंदुस्तान टाइम्स तो बता रहा है कि जो 10 टॉपर हैं, शुरुआत के 10 टॉपर हैं नीट यूजी के, उसमें से 4 जो हैं वो तो तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु ने इस बार डंका पीटा है नीट एग्जाम में। और आज गृह मंत्री अमित शाह से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मुलाकात करेंगे। मणिपुर हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट वो अमित शाह को देने वाले हैं, क्योंकि 10 जून को हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य का दौरा भी किया था। और कल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल टैंकर में आग लग गई, 4 लोगों की मौत हो गई। फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे वाहन चपेट में आ गए, 3 लोग घायल हो गए हैं। उत्तर भारत में हमें कल भूकंप देखने को मिला, 5.4 की तीव्रता थी। कश्मीर के डोडा में इसका केंद्र था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में इसके झटके महसूस किए गए। दिल्ली में करीब 7 लाख उपभोक्ताओं के पानी के बकाया जो बिल है वो माफ़ होंगे। ये खबर मैं हिंदुस्तान टाइम्स पर पढ़ रही हूँ। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ये कहा है, जो अखबार लिखता है, कि दिल्ली जल बोर्ड ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का प्रस्ताव पास कर दिया है और अब ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखकर पास किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली के अंदर करीब 27 लाख पानी लीटर उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 11 लाख उपभोक्ताओं के बीते कई सालों से 5,737 करोड़ रुपए के बिल बकाया है। इन्हें लेकर लोग अधिकारियों और जल बोर्ड के चक्कर लगाते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर एक एक करके बिलों का निस्तारण करेंगे तो करीब 100 साल लग जाएंगे। इसलिए हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिससे 1 अगस्त से लागू किया जाएगा और स्कीम के तहत नए बिलों का जो निर्धारण है वो पानी मीटर की रीडिंग के औसत के आधार पर किया जाएगा। जी खुशबू, और एक खबर रेसलर्स से जुड़ी है द टाइम्स ऑफ इंडिया पे, इसको बता के अपन विदेशी खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस 5 से 6 ऐसे वीडियोस रेसलर्स के अपने साथ चार्जशीट में कोर्ट के सामने रखने वाली है और 15 जून से पहले वो 2 रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, ऐसा अखबार के सूत्रों ने जानकारी दी है। और अब विदेशी खबरों पे आए तो सबसे बड़ी खबर अब तक की अभी की वो मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स पे दिखाई दे रही है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, उनकी पेशी होती है। जज के सामने 40 मिनट वो चुप रहते हैं और कहते हैं जो उन पे आरोप है कि वो सरकारी दस्तावेज राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अपने घर लेकर गए, उस मामले में वो खुद को नॉट गिल्टी बताते हैं, रिहा होते हैं और फिर समर्थकों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचकर पार्टी करते हैं। तो ये हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब सवाल ये है कि ट्रंप एक बार फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि 2024 के इलेक्शन में उन्हें रोकने की साजिश रची जा रही है और जस्टिस डिपार्टमेंट उन्हें कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाई करना चाहता है। तो डिस्क्वालीफाई करने का
आरोप लगाया है ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट पर। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। थैंक यू सो मच सूरज। और अब चलते चलते जान लेते हैं 14 जून का इतिहास। 1928 में क्रांतिकारी चे गुवेरा का जन्म हुआ। इन्होंने क्यूबा की मुक्ति में अपनी अहम भूमिका निभाई। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ का भी आज जन्मदिन है। वो 1969 में आज ही के दिन पैदा हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 14 जून 1940 को जर्मन सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस में दाखिल हुई थी। 14 जून का दिन अमेरिका में हर साल झंडा दिवस यानी फ्लैग डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने एक बैठक के दौरान में अपना पहला झंडा चुना था। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।